जैन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, जो बेल्ट्रॉन ने एग्जाम लिया था। 60 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट होता है और आपका भी जो टेस्ट होगा वो 60 नंबर का ही होगा। 60 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लाना है, मतलब 30 नंबर एट एनी हाउ लाना होगा। कुछ भी कट ऑफ नहीं रहेगा, जो आप रिजल्ट लाएंगे उस पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन उतना ही लोगों का नियुक्ति होगा जितना उनको जरूरत है, बेल्ट्रॉन को जितना नीड है। बाकी टाइपिंग आप रायमिंटन गेल पर ही मारिएगा, किसी और पे नहीं तो फिर बाद में आपको एग्जाम में स्पीड की बहुत ज्यादा गिरावट मिल सकती है। ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो इंटरनेट के ऊपर हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सेम ही होंगे अगर आपने भी कहीं से पढ़ा होगा तो। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप ये वीडियो हमारे ऐप के ऊपर में देख रहे हैं GCSM कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर, तो आप टेस्ट सेक्शन वाले में जाइए और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज है, उसको टिक आउट करिए। पहले कितना नंबर आया आपका वो देखिए, उसके बाद इस डिस्कशन को देखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को रट करके और बेल्ट्रॉन पास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है। प्रैक्टिकल चीजें पूछी जा रही हैं इसमें, जो भी आपके फंक्शंस होते हैं प्रैक्टिकल में, वहां से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। तो हमें भी उस लेवल का प्रिपरेशन करना होगा जिस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बात रही अब शॉर्ट में पढ़ने की या डिटेल में पढ़ने की, तो बस छोटी सी बात है कि अगर आप चीज़ों को बहुत शॉर्ट में करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, और डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो लंबा हो जाए वो मंजूर है, लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आप अगर जल्दी चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 2 गुना स्पीड में करके आराम से देखिए और नोट्स को जरूर बनाइएगा। हम पूरी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हमारे सिस्टम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिस्टम का फंक्शन कैसे काम करता है, और उसी से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज़ हम माइनर चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। आइए आपको दिखाते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। स्क्रीन के ऊपर आइए और आप देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया गया है। यदि उस सेल की इनपुट मान, यानी आप देखिए यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है, यदि इसकी इनपुट मान 123.4567 है तो उसका प्रदर्शित मान क्या होगा, मतलब शो क्या करेगा, तो सेम ही शो करता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये ऑप्शन जो है वो इस तरीके से होगा 123.4567, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, बी। हमारा जो भी हम एक्सेल के अंदर में इनपुट डालते हैं, चाहे वो डेसिमल में डालें या चाहे कोई नॉर्मल डालें, वो ऑटोमेटिक हमारा जनरल फॉर्मेट में लेता है। और जनरल फॉर्मेट में लेने के बाद जो मेरा इनपुट रहता है एग्जैक्ट से मेरा आउटपुट भी निकल के आता है, तो अंतर कुछ भी नहीं जाएगा दोनों में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब MS वर्ड 2007 या हो या 2010 हो, या देखिए MS वर्ड के कई सारे वर्जन आए हैं, 7, 10 के बाद डायरेक्ट आया 13 के बाद 16 के बाद 19 के बाद 21, और अभी हमारा 21 चल रहा है। तो किसी में भी हो, अब ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में कौन सी ऐसी बटन है जो दबा करके और व्याख्या की जाती है, यानी हमारे ग्रामर एरर को जांच किया जाता है, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है F7। अब आप जब MS वर्ड को खोल के देखेंगे, हल्का सा हम एक बार आपको दिखाते हैं कि ग्रामर एरर वो फाइंड कैसे करता है। बहुत जरूरी है चीज़ों को देखना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे फिर आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। तो हम एक जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, और हमने इसमें 2 गलत लिख दिया है। अब हम F7 में दिखाते हैं आपको, देखिए ये 2 जगह हाईलाइट कर गया, एक तो यहाँ हाईलाइट कर गया, और वो बोल रहा है कि आपका ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, या तो ये दिस होगा या तो वो थर्ड होगा, मतलब उसके आसपास की वैल्यू को दे रहा होता है, लेकिन वो बता दिया कि भाई ये गलत हो गया, उसके बाद चेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा। और इसके बाद आप माउस में फिर आ जाइए, तो माउस में गलत दिखा दिया कि भाई आपका माउस का स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक है, तो आप इसको भी चेंज कर लीजिए। और इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को सुधार
सकते हैं। अगर किसी रिसर्च करना है किसी वर्ड पर, तो यहीं पर आप शिफ्ट प्लस F7 अगर दबाते हैं तो आप यहाँ पर एक रिसर्च का ऑप्शन आता है, और इसके बारे में अगर आपके पीसी इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप ढेर सारा कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उस वर्ड के बारे में जान नहीं रहे थे, तो रिसर्च करने के लिए हमारे पास शिफ्ट प्लस F7 होता है। अगर हम MS वर्ड में F5 दबा दे तो ये हमारा गो टू का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर हम कहीं भी अपने पेजों में जा सकते हैं। तो ये जो हम आसपास की बात बताते हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है और लिखते चलना है। अब MS एक्सेल 2016 में एक प्रोजेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है। मेरा तो मन है कि हर चीज का प्रैक्टिकल करके दिखा दें, आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल करके दिखा दें, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि फिर आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ों को हम प्रैक्टिकल चीज़ें ही करके दिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर बात करें MS एक्सेल की, तो जो हमारा सीट प्रोटेक्ट होता है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप जब MS एक्सेल की अगर बात करेंगे तो आप जो सीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने इस सीट को लिया और यहाँ पर कुछ लिखा, और कुछ लिखने के बाद यहाँ पर जब आप रिव्यू के अंदर में आएंगे, रिव्यू के अंदर में, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको इन सब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सब से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो विशेष जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो इन्हीं सब पे होना चाहिए। और अगर आप आए फॉर्मूला की बात करें यहाँ पर, तो हम रिव्यू के अंदर में आते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए हमने इसको प्रोटेक्ट किया और यहाँ पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 और इसको कर दिया रिकन्फर्मेशन, बोलता है 1 2 3 डाला और ओके कर दिया। अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं, ना इसमें नया रो इंसर्ट कर पाइएगा, ना इसमें कॉलम इंसर्ट कर पाइएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया बंद। अब आप इसमें कोई काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट ना कर पाए। तो इसी बेस पे क्वेश्चन में आकर देखते हैं, वो बोल रहा है कि क्या हम एक रो इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सेल्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक कॉलम इंसर्ट करना है? नहीं कर सकते हैं। बस मात्र और मात्र एक्सेल को डिलीट कर सकते हैं। जब एक बार प्रोटेक्ट हो गया इसका मतलब कि वो कुछ नहीं होता है। जब उसको फिर से ऑन प्रोटेक्ट करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रोटेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन, यहां पर ध्यान से समझिएगा, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अब डेटा की मार्जिन अगर फिक्स करनी है तो डेफिनेटली बात सिर्फ इतनी सी है कि हम डेटा सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको मार्जिन लगाना होता है, मान लीजिए कि मेरी कोई MS वर्ड में कोई पेज है और अगर हम उसके ऊपर में मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो अपने सोर्स से किया जाता है। ये एड्रेस सोर्स, टेबल सोर्स और लिस्ट सोर्स हमारे डेटा को कंट्रोल करने के लिए होता है। मार्जिन सेट करने के लिए हमारे पास डेटा सोर्स होता है। 5 नंबर की अगर बात करें तो 5 नंबर में हमारा एक्सेल में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। अगर आप व्हाइट बोर्ड पर हम आपको पूरी की पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन ही दे देते हैं कि कितनी रो और कितनी कॉलम होती है। अगर हम सिर्फ रो की बात करें तो रो हमारा होता है 10,48,576, और अगर हम कॉलम की बात करें, तो इसमें मेरा हो जाएगा 16,384। अगर आप पूछेंगे कि रो और कॉलम क्या होता है, उसका भी जवाब है मेरे पास। आप एक्सेल के अंदर में आइए और देखिए, ये हमारा जो एक्सेल है ना, उसको हम एक जो बॉक्स की तरह दिख रहा है, एक बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं, और इसी बॉक्स को अगर हॉरिजॉन्टली जोड़ दिया जाए तो ये हमारा होता है रो, और इसको अगर वर्टिकली जोड़ दिया जाए तो ये हमारा होता है कॉलम। तो ये रो ऐसा हो गया हमारा रो, ये वाला रो हो गया और ये वाला कॉलम हो गया। और इसमें रो की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 10,48,576, और अगर कॉलम की बात करें तो इसमें 16,384। आप एक्सेल के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस सेक्शन में जाइए, जो एक्सेल वाली कोर्स है उसमें आप जा करके पूरी की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं एक्सेल के बारे में, अगर आपको रुचि है तो। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा, और इसमें क्या पूछ रहा है कि अधिकतम रो की संख्या, तो आप देख लीजिए 10,48,576
76। 6 नंबर में कह रहा है कि 16 में 2000 एक्सेल की 16 में अगर हम रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत अगर हम ट्रैक चेंज की बात करें तो उसमें कितने विकल्प होते हैं। अब ये क्वेश्चन हम रट के नहीं बना सकते हैं जब तक हमको रिव्यू मेन्यू के बारे में और ट्रैक चेंज के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगा, तो हम क्या आंसर मारेंगे इसका। तो हमें चलना होगा फिर एक्सेल के ऊपर में। और एक किसकी बात कर रहा है, रिव्यू के बारे में। यहाँ पर आप जब देखेंगे इसके अंदर में तो एक ट्रैक चेंज आता है। देखिए यहाँ पर ट्रैक चेंज के अंदर में आप जब देखोगे तो इधर दो ऑप्शन आते हैं, एक हाईलाइट और एक हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे जो हमारा ट्रैक चेंज के अंदर में आते हैं, तो इसको उस हिसाब से हम कर देंगे इसमें 2। यही बात है, ऊपर से रिबन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो रिबन पढ़ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान कैसे करें। तो विजन, अब विषम मतलब देखो क्या होता है, विषम मतलब कि 3 उसमें एक जैसा होगा और एक अलग होगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बेल्ट्रॉन को नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि जो आदमी बेसिक पढ़ रहा है उसको ये क्वेश्चन उससे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने पूछ दिया। इसलिए हमने कहा कि रट के आप एग्जाम नहीं पास कर सकते हैं। ये एक ऐसी क्वेश्चन है जो प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछी गई है। आप सी देखेंगे ना, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बूटस्ट्रैप जो होता है, बूटस्ट्रैप हमारा एक लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी क्या होता है, अब लाइब्रेरी का मतलब जब कंप्यूटर की भाषा में आप लाइब्रेरी आएंगे तो उसमें कोडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लाइब्रेरी डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली 3 ऐसे लैंग्वेज हैं जो डिज़ाइन के लिए यूज होते हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। एक होता है HTML, HTML के बाद हो गया दूसरा CSS, और तीसरा हो गया जावा स्क्रिप्ट। एक बार ध्यान से सुनिएगा, हम जावा नहीं बोले, हम बोले जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट जो हमारा होता है वो डिज़ाइन में यूज होते हैं, और HTML भी डिज़ाइन में होते हैं, CSS भी डिज़ाइन में होते हैं, और इसी में एक आता है बूटस्ट्रैप। और ये बूटस्ट्रैप जो होता है वो भी एक डिज़ाइन में ही होता है, लेकिन जो हमारे C++, जावा और पाइथन की बात करें तो ये तीनों का तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बूटस्ट्रैप्स। और उसके बाद अगर बात करें हम 9 नंबर की, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ DLL की पूर्ण क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि इससे कुछ फुल फॉर्म आता है, और हम कुछ ऐसा एक फुल फॉर्म का सीरीज लाने वाले हैं आगे की वीडियो में, जिसमें आपका कम से कम 250 फुल फॉर्म्स रहेंगे, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि उसमें किसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसको लॉजिकली याद करने का भी बहुत आपको हेल्प करेंगे उसमें। तो इसका फुल फॉर्म फिलहाल देखिए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी यहाँ हो गया हमारा। 9 नंबर में अगर हम कहें कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, मतलब कि आप इसमें फिर से आप विषम चीज करिए, 3 कोई एक जैसा होगा और बाकी अलग होंगे। अब इंकजेट एक प्रिंटर होता है, लेजर भी एक प्रिंटर होता है, और डॉट मैट्रिक्स जो आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर जो टर 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 करके आवाज निकाल के प्रिंट करता है, उसको डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमारा टच स्क्रीन एक स्क्रीन होता है, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये 3 को प्रिंटर है और एक हो गया टच स्क्रीन। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। फिर इसमें एक डिफरेंट आ गया, 3 एक तरह का होंगे, एक अलग होंगे। अब एरियल एक फंट का नाम है, यानी आप जब MS वर्ड के अंदर में आओगे और MS वर्ड में फंट की बात करें हम, तो फंट क्या होता है, तो फंट लिखने का तरीका होता है। जैसे कि आप अभी इसके अंदर में देख रहे हैं, हमने अभी आपके सामने ही वो चीज़ लिखी थी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज अ माउस, राइट। हमने इसको मिटा दिया और इसको सेलेक्ट करा और यहाँ से गया, ये चेंज कर दिया, ये हो गया फॉन्ट। अब दिस इज द माउस, ये फॉन्ट चेंज हो गया, ये अलग लिखाने लगा, अब अलग लिखा गया, और जब आप देखेंगे तो अब अलग लिखा गया। तो ये सारा फॉन्ट का खेल होता है। और देखिए आप जब देखेंगे तो एरियल और एरियल ब्लैक 2 गो फॉन्ट होता है। अब इस दोनों फॉन्ट में से मतलब वही होता है हमारा फॉन्ट जो लिखने का सजावट होता है। तो एरियल एक फॉन्ट हो गया, लेकिन इटालिक, बोल्ड और अंडरलाइन आप देखेंगे इसी MS वर्ड के अंदर में। तो हमारा क्या होता है, हम इस फॉन्ट को सुधार के और कैम्बेरिया कर देते हैं या कैलिबरी कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन से फॉन्ट रहते हैं, तो कैलिबरी होती हैं। और यहाँ से बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, देखिए बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन एक सजाने का काम करता है, और हमारा फॉन्ट चेंज यानी फॉन्ट लिखावट चेंज करने का काम करता है। इसलिए हमारा जो विषम हो गया इसके अंदर में वो एरियल हो गया, क्योंकि एरियल एक फॉन्ट का नाम है। अब यहाँ पर 10 नंबर में कह रहा है कि गटर मार्जिन किसको इंगित करता है, मतलब किसको डिनोट करता है।
तो गटर मार्जिन का मतलब हो गया कि जो पेज के चारों तरफ स्पेस होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं गटर मार्जिन, यानी उसको बाइंडिंग साइज कहा जाता है कि वो बाइंडिंग साइज है, मतलब चारों तरफ। याद रखिएगा, गटर मार्जिन मतलब हो गया चारों तरफ। अब इसकी प्रैक्टिकल भी हम आपको करके दिखाएंगे, आगे क्वेश्चन गटर से और अच्छा दिया हुआ है, तो आगे एक ही बार में दिखाएंगे पूरा प्रैक्टिकल करके। गटर मार्जिन का मतलब समझ लीजिए कि बाइंडिंग पेज, यानी चारों तरफ से छोड़ा हुआ पॉइंट। अब इसके अंदर 12 नंबर क्वेश्चन में आके देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 में अमान्य यानी इनवैलिड वे हमारा व्यू विकल्प है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो पावर पॉइंट में नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है। अब आप जब तक MS पावर पॉइंट का यूज नहीं किए रहेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कौन सा, अब स्लाइड सॉर्टर, पेज, रीडिंग व्यू, नॉर्मल, तो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसका कि क्या मतलब होता है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पावर पॉइंट सबसे पहले खोलते हैं और उसको खोलते हैं Windows+R दबाने के बाद, इसमें लिखते हैं पावर PNT, राइट। पावर PNT रखने के बाद ये हमारा पावर पॉइंट खुल जाता है और उसमें बोल रहा है कि स्लाइड शॉर्टर या क्या है, नहीं है। देखिए, जब आप इसमें आएंगे ना व्यूज और रिव्यू के अंदर में, तो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो वो बोल रहा है। स्लाइड शॉर्टर मिल गया आपको, नॉर्मल मिल गया, और क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ था। अब आपको रीडिंग व्यू मिल गया जो कि होता है नॉर्मल, अभी आपको दिखाया, और रीडिंग व्यू भी उसी के अंदर में होता है, लेकिन यहाँ पर पेज नहीं होता है। यहाँ पर पेज की जगह पे हम लोग स्लाइड यूज करते हैं। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ रहा है, टोटल चीज प्रैक्टिकल यूज नहीं करे हैं, नहीं बनने वाला है क्वेश्चन, इसलिए प्रैक्टिकल पर कभी कभी मौका मिले तो जरूर ध्यान दीजिएगा। रीडिंग व्यू भी आ गया, स्लाइड शॉर्टर भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, लेकिन यहाँ पेज के जगह पे क्या लिख के आता है, स्लाइड लिख के आता है। तो ये हमारा अमान्य वैल्यू की अगर बात करें तो हमारा कौन सा हो गया, पेज हो गया, जो कि अमान्य वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देने का जो डिकोडर है, वो CPU का कौन सा हिस्सा है जो डिकोड करता है, यानी आपको निर्देश देता है। तो आप सिंपल बात देख भी सकते हैं, हमारा अगर बात करें हार्ड डिस्क की, तो ये निर्देश नहीं देता है, ये इंफॉर्मेशन लेता है और देता है, ये इंफॉर्मेशन के लिए रखा जाता है। CPU तो पूरी की पूरी वो कंट्रोल ही करता है, तो CPU तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो CPU के बारे में पूछ ही रहा है, और CPU जब आप मतलब ऑप्शन में भी दे दिया तो संभव नहीं है। और कैश जानते हो क्या होता है, वो टेम्पररी मेमोरी जो आपने सबसे आखिरी में सर्च करी हुई है ना, उसको कैश बोलते हैं। और हमारा हो गया कंट्रोल। अब देखो, आप निर्देश की अगर बात करें तो कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल क्या होता है CPU के अंदर में। कंट्रोल मतलब हो गया, आप जब यहाँ हम लिख के खोलते हैं कंट्रोल, देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, आप कंट्रोल लिख के खोलोगे तो ये पूरा का पूरा पैनल खुल गया। अब आप यहाँ से पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, फंट क्या होगा, इटैलिक होगा, कौन सा सिस्टम डालना है, नहीं डालना है, ऑन इंस्टॉल करना है कि इंस्टॉल करना है, कि रखना है कि नहीं रखना है, कलर क्या होगा, सारा कंट्रोल। जैसे मोबाइल में सेटिंग होती है ना, वही यहाँ पर कंट्रोल का काम कर रहा होता है, और उस फंक्शन को कंप्यूटर के अंदर में कंट्रोल पैनल कहते हैं। उसका पूरा नाम है कंट्रोल पैनल, अभी कंट्रोल सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है। 14 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक स्लाइड को अगर अलग अलग समय पर प्रस्तुत करना हो तो इसमें कौन सा उपयोग किया जाता है। अब ये भी प्रैक्टिकल सवाल है, जब तक इसको देखेंगे नहीं समझ नहीं पाएंगे। अब अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन टाइमिंग बटन, स्लाइड मास्टर, या यहाँ पर रिसर्च टाइमिंग ऑप्शन, या स्लाइड ट्रांजिशन बटन। तो इसमें कौन सा होगा दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो हमारा ये पावर पॉइंट हो गया, और इसके अंदर में हम अपनी स्लाइड को यहाँ से कस्टम करते हैं, यानी यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो स्टार्ट और स्लाइड और ये जो भी हमारा चलाना रहेगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यानी हम अगर चाहें तो स्टाइल सेट कर लें, चाहे तो स्लाइड शो कर लें, चाहे तो शुरू से कर लें, तो हमारा जो यहीं से शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल ट्रांजिशन बटन। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर, यानी अब 2000 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 16 की बात करें तो कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप यानी पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत वो 3 कौन सा विकल्प प्रदान करती है। जिनको ये सिस्टम पर नहीं दिखाए ना, ये क्वेश्चन आप 1000 बार पढ़ लिए समझ में नहीं आएगा। क्या पूछ रहा है, आप
जब तक सिस्टम को नहीं देखेंगे ना समझ में नहीं आएगा, और जब एक बार आप सिस्टम देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार और आप पढ़ सकते हैं, दोबारा आपको मन हो तो, कि 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करती है, उसकी पहचान करें। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है आपको, हम करते हैं क्लियर। एमएस एक्सेल में आप आइए, और एमएस एक्सेल में आने के बाद वो बोल रहा है, पहले जो हमने ये शीट को प्रोटेक्ट कर दिया था उसको ऑन प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप ही के सामने किया था इसको, और अनप्रोटेक्ट हो गया। अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं। पेज लेआउट की बात कर रहा है, पेज लेआउट की बात कर रहा है, और पेज लेआउट में कह रहा है कि मार्जिन वाले में चल जाइए, और यहाँ ना एक 2016 वाला वर्जन में ना एक कस्टम सेटिंग रहता है, यानी इसमें कस्टम, यानी ये 10 है तो 10 में वो नहीं है, लेकिन एक और रहता है जो कस्टम रहता है, और बोल रहा है कि उसको छोड़ के, कस्टम को छोड़ के बाकी जो 3 को ऑप्शन आते हैं उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट, सॉरी नॉर्मल, वाइड और नैरो। यहाँ पर क्या आ गया, नॉर्मल, वाइड और नैरो, 3 को ऑप्शन आ रहा है। यही चीज वो कह रहा था कि यहाँ पर लेफ्ट देखो, नॉर्मल, वाइड और नैरो, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 16 में आ जाओ। अब कह रहा है कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो बाबू नया समय अगर निर्धारित करना हो तो कुछ दिमाग मत लगाना, जितना भी काम होता है नया या पुराना या डिलीट या इंसर्ट, सारा का सारा कंट्रोल पैनल से ही होता है। प्रॉक्सी सर्विस, अब ये प्रॉक्सी सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करती है। तो प्रॉक्सी सर्विस वो सर्विस होती है जो इंटरनेट की कनेक्शन आपके साथ शेयर करता है। तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग 2018 नंबर में आते हैं। एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपर दाएं कोने में क्या बटन होता है, उसको क्या बोलते हैं। देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेफ्ट, यानी ये लेआउट में, यानी स्क्रीन के अंदर में लेआउट में आपकी बाएं लेफ्ट तरफ के कोने में क्या होता है, तो उसको फाइल बोलते हैं। सिंपल। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। यहाँ जो कोना में उसको, इसी के बारे में पूछ रहा है, इसी के बारे में जो आपको हम जूम करके दिखा देते हैं, बस यही पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, तो फाइल बोलते हैं। बस इतनी आसान थी, तो फाइल हो गया। उदो कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि एमएस एक्सेल में फंक्शन किस श्रेणी का होता है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अटपटा जरूर है और बहुत कंफ्यूज करने वाला है कि एक्सेल का फंक्शन किस तरीके का होता है। जी हाँ, जब आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगा कि क्या पूछ रहा, क्या रहा है, कि एक अधूरा क्वेश्चन हो गया है ये। जो इन्फॉर्मेशन का, तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मतलब वो कलेक्ट जो है वो करके रखता है, लेकिन कहीं से लेता नहीं है, तो ये नहीं होगा। और लॉजिकल नहीं, लॉजिकल होता है लेकिन अपने से लॉजिकल नहीं होता है, वो करना पड़ता है। डेटाबेस, तो जी डेटाबेस को मैनेज करता है, लेकिन उस डेटाबेस को जिसको हम मैनुअल डालते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारा हो जाएगा मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, एक्सेल एक मैथमेटिकल चीजों को मैनेज कर रहा होता है और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को डील कर रहा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें किस मेनू पर क्लिक करना है। इतना आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको 1 मिनट अगर स्क्रीन पर आकर देखोगे ना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट है, मान लो मेरी ये जो अभी आप व्हाइट पेज दिख रहे हैं ना, इसी को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जो अभी आप व्हाइट पेज हमारे स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट पर एक हमको टेबल लेना है ना, तो टेबल लेने के लिए हमको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ टेबल पर क्लिक करो और जैसा टेबल लेना है ले लो। तो वो पूछ रहा है कि किस ऑप्शन में जाके हम टेबल लेंगे। अरे सिंपल है रे बाबू, क्या होगा, या हमारा इंसर्ट, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। 21 नंबर कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए, अभी क्वेश्चन अभी दिखाया आपको, अभी दिखाया कि किस सुरक्षा के लिए प्रोटेक्ट विकल्प कहां आता है। हमको इसके स्क्रीन दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था कि रिव्यू के अंदर में आता है, जो हमारा प्रोटेक्ट करता है शीट को। आप यहां देखिए, जब प्रोटेक्ट शीट करने की बारी आती है, तो ये देखिए रिव्यू, और रिव्यू के अंदर में हमारा प्रोटेक्ट शीट, और एक बार अगर हमने प्रोटेक्ट कर दिया तो फिर ऑन प्रोटेक्ट करने का भी ऑप्शन यहीं से आता है। 22 नंबर में देखिए, कह रहा है कि आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन की सेवा मतलब सर्विस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, यानी सेव, जो हमारा काम हो रहा होता है ना, वो एक्चुअली में वो सेव करने की बात कर रहा है। लैंग्वेज कुछ भी दे,
तो हमारा सेव यानी यहाँ पर हम सेव जो भी आप उसके अंदर में परिवर्तित करते हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस। और एक हमारी शॉर्टकट की सीरीज यूट्यूब पर ऑलरेडी बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं, जो ए से लेकर के जेड तक पूरा दिया है हमने, और इसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, तो आप जाके उसको देख लेना उस वीडियो को। 23 नंबर में कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज को चयन करने के लिए, अरे कंट्रोल ए, यहां पर हो जाएगा क्या, कंट्रोल ए, सिंपल बात है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि शॉर्टकट हैं, तो शॉर्टकट का एक हम सीरीज बढ़िया से लाएंगे, इस ऐप के ऊपर में ला देंगे, जिसमें कि कम से कम 52-53 को शॉर्टकट कवर रहेगा, उसमें एक आध क्वेश्चन आपकी आराम से लड़ जाएगी। 24 नंबर में कह रहा है कि 2016 में फाइल में पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए कहाँ क्लिक करना पड़ता है। तो बालक ये आप फाइल मेनू में जा करके, अब देखो दिखाते हैं हम कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। किसकी बात कर रहा है, MS वर्ड की बात कर रहा है ना। MS वर्ड अब 16, 17, 18 पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो कंफ्यूज करने के लिए होता है, सारे में फंक्शन सेम ही होते हैं। यहाँ पर आइए फाइल, और फाइल के बाद यहाँ पर जब आप जाएंगे ना इसके अंदर में, तो यहाँ परमिशन प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है, यहाँ से जाओ और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर दो और यहाँ पर पासवर्ड लगा दो, ये सेफ लॉक हो जाएगा, कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। अब आपके अलावा इसको कोई खोल नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ से आया, फाइल में गया और परमिशन में जाके क्या लिखा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, उसके बाद इसके अंदर में जाके पिन मार दिया, बस सिंपल। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस ऑप्शन में आना है, तो आप देख ही पा रहे हो कि कहाँ गया क्वेश्चन अपना, फाइल मेनू। और 25 में देखिए 2016 में प्रोटेक्ट को अनप्रोटेक्ट, यानी 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प का अंतर्गत, वो समझिएगा कि ये फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर गया जो पिछला बार पूछा था। तो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट से ज़्यादा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, पिछला बार ज़्यादा पूछ दिया है। 26 तारीख में कह रहा है कि 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड का विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध हैं, दिखाते हैं आपको, फिर कुछ बात करेंगे, जब तक दिखाएंगे नहीं समझ नहीं पाइएगा आप। यहाँ पर आइए एक्सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट, यानी स्मार्ट आर्ट, ये रहा आपका स्मार्ट आर्ट। इस स्मार्ट आर्ट के अंदर जाने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि पिरामिड का एक ऑप्शन आता है। आप देखिए, इसलिए हमने कहा कि रट के आप नहीं निकाल पाएगा एग्जाम, एक पिरामिड का ऑप्शन आया और पिरामिड में बोल रहा है कि कितने पिरामिड हैं, तो क्या कोई पिरामिड है, गिनती आती होगी, 4 गो पिरामिड है। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पर। अब जो आदमी MS वर्ड नहीं पढ़ा होगा से किसी जीवन में नहीं बनेगा। तो हमारा ये 4 पिरामिड हो गया जो कि इसके अंतर्गत स्मार्ट गार्ड में आते हैं। 27 में कह रहा है कि MS एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो, यानी लगातार कई, यानी कि कई सूत्रों की दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए क्या करते हैं। ये तो एक सवाल ही बहुत इजी है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ कंट्रोल C और कंट्रोल V की बात कर रहा है कि हमारा क्या कर लीजिए कि कंट्रोल C और यानी कि सबको कॉपी करो और जहाँ पेस्ट करना है पेस्ट कर दो, बस वही तो बोल रहा है ये। यानी हमारा D हो जाएगा आंसर, कॉपी C और B कर देंगे, सॉरी कंट्रोल C से कॉपी हो गया, कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। एक हम शॉर्टकट का सीरीज ला ही देंगे जब इतना क्वेश्चन पूछ रहा है तो। अब XP की बात करें, अगर 28 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो विंडो XP जो है होम वर्जन, ये बहुत पुराना चलता था, अब एक यूज नहीं होता है, अब ये खत्म हो गया। अब विंडो 17, 11 भी आ गया, इतना भास्ट इसमें एनर्जी आ गया, सब अलग अलग फंक्शन करता है, तो अब इसको कौन पूछता है। लेकिन हाँ पहले चलता था, इससे क्वेश्चन पूछ दिया है तो देख लीजिए। विंडो XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी उसमें क्या था जो ऐसा नहीं है, और वो था ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। हम आपको कुछ इसके बारे में बताते हैं जो जरूरी है, जो जानना एकदम इंपॉर्टेंट है, वो डेटा सब रख देते हैं आपके सामने, देख लीजिए। तो हमारा विंडो XP 2001 में लॉन्च हुआ था, और आज जो अगर हम MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, अगर ये खराब, मतलब कभी कभी होता है कि ये करप्ट होता है, तो ये अपने आप ट्रबल शूट मारता है। ट्रबल शूट मतलब कि अपने आप को रिपेयर करने का कोशिश करता है, टर्बो बोलते हैं उसको, जो टर्बो यानी पुश करता है अपने आप को कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ट्रबल शूट मारता है, बार बार ट्रबल शूट मारता है। लेकिन ऐसा विंडो XP में नहीं था।
ये ट्रबल शूट जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जब फिजिकल कंपोनेंट अगर डैमेज नहीं हो रहा है ना, तो ट्रबल शूट अपने आप चीज़ों को सॉल्व कर देता है। यहाँ तक कि ट्रबल शूट ड्राइवर भी खोज लेता है। ट्रबल शूट बहुत बढ़िया चीज़ है। विंडो एक्सपी में हुआ करता था, सॉरी विंडो एक्सपी में नहीं हुआ करता था और इन सब में हुआ करता था। अभी जो यूज होता है ना, वो सब में ट्रबल शूट है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इसमें अवेलेबल नहीं था। आज अवेलेबल है। आप देखो ना, आज तो विंडो 10 के अंदर में कोई भी अलग डिवाइस लगाओ और अपने आप रन हो जाता है। जैसे कैमरा हो गया, कोई SSD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कुछ भी लगाओ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर चीज़ का ड्राइवर इंस्टॉल करो, पहले बहुत टेंशन हुआ करता था। अब तो प्लग एंड प्ले आ गया है, सब चीज़ के लिए अवेलेबल हो गया है। तो पहले के रेस्पेक्ट में अब बहुत सुधरा है। अब और जो एक्सपी में था, ये सब सुविधा अवेलेबल नहीं था। अब 29 नंबर क्वेश्चन में आके देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आप देखो, जब हम मान लो ये मेरे पास 3 गो स्लाइड है और हम इसमें कुछ भी लिखते हैं, फिर इसमें हम कुछ भी लिखते हैं और इसमें हम कुछ भी लिखते हैं और इसको स्लाइड शो व्यू में पहुंचाते हैं, जो कि F5 से पहुंचाया जाता है। F5 क्लिक करा, ये अपने आप चल गया। अब अगले स्लाइड में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट एरो की जब हम क्लिक करते हैं तो अगली में आ जाते हैं और उस जगह पे हमारा जो प्रेजेंट प्रीव्यू जो होता है, यानी अगर हम स्लाइड में प्रेजेंटेशन लगा दे रहे हैं तो हमारा अगला जो राइट एरो क्लिक करेंगे तो अगला में मूव कर जाते हैं। 30 नंबर में कह रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो फिर वही बात है, कंट्रोल पैनल, कोई सवाल ही जवाब ही नहीं। 31 नंबर में कह रहा है कि किस प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डालना चाहिए। तो हमारा इसमें हो जाएगा स्लाइड मास्टर। देखो, स्लाइड मास्टर एक ऐसी चीज़ होती है, जो आप पावर पॉइंट के अंदर में आओगे ना, तो मान लो मेरे पास 10 गो पेज है, ठीक है। अब 10 गो पेज में हम सेम चीज़, 10 पेज में हम सेम चीज़ डालना चाहते हैं, तो वो हम स्लाइड मास्टर से जाके डालते हैं। अदरवाइज हम डाल नहीं पाते हैं वहाँ से। तो स्लाइड मास्टर की अगर हम बात करें तो स्लाइड मास्टर ही वो मास्टर ऐसा होता है जो सारे चीज़ में सेम चीज़ डाल देगा। बाकी पावर पॉइंट के अंदर में हेडिंग जो है वो हेडिंग स्लाइड मास्टर ही होता है, यानी हमारा हेडर जो होता है वो स्लाइड मास्टर ही होता है, अलग अलग पेज में सेम चीज़ को दिखा देता है। तो हमारा कौन हो गया, स्लाइड मास्टर हो गया। यहाँ पर आइए, और स्लाइड मास्टर अगर हम यहाँ पर डालना शुरू करेंगे तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर स्लाइड मास्टर देख रहे हो ना, ये कहता है कि सब चीज़ में हम यहाँ पर क्लिक करोगे, जो करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ तुम्हारे सारे पेज में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा स्लाइड मास्टर। और अगर 32 नंबर की बात करें तो MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए अगर जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होगा। अब MS वर्ड में अगर मान लो कि आप मान लीजिए कि इसमें हम किसी में आए, हमारा MS वर्ड ये रहा और MS वर्ड में हमने कहा, वो कह रहा है कि किसी भी शब्द को लगातार टाइप करते रहो और राइट को इग्नोर करना है, मतलब उस पर एकदम ध्यान नहीं देना है। तो देखो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट ओवर हो रहा है, मतलब ज़्यादा जा रहा है, वो अपने आप ब्रेक करके नीचे आ जा रहा है। तो बस यही सवाल था इसका कि क्या होगा। तो आप इसमें पढ़ लीजिए कि नए शब्द का इनपुट नहीं, लाइन बड़ी हो जाएगी नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि जो शब्द फिट नहीं होते हैं वो अगली लाइन में आ जाएंगे, बस सिंपल बात है। 23 में कह रहा है कि पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज किस में रहता है। डिफ़ॉल्ट पेज मतलब होता है कि अपने आप किस में रहता है। अब ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में रहता है, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में रहता है, लेकिन MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप रहता है। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा ही जाता है कि लड़का कंफ्यूज हो जाए जानबूझ के और वो गलत करके चला है। इसलिए आपको ये सावधानी रखनी है कि जो हमारा MS वर्ड में जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है, MS एक्सेल में पोर्ट्रेट होती है और लैंडस्केप होता है पावर पॉइंट के अंदर में। लैंडस्केप पोर्ट्रेट में अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो जाइए हमारा सीरीज MS वर्ड वाला, उसको देख करके, और उसमें 8-10 वीडियो होंगे, पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, सारा चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगा कि लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है। अब आइए 34 नंबर में, और 34 नंबर में कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट सेल के
फंट आकार ड्रॉप डाउन में सबसे बड़ी कौन होता है, मतलब MS एक्सेल की बात कर रहा है और वो पूछ रहा है कि जो हमारा होम में ड्रॉप डाउन होता है, इस ड्रॉप डाउन में सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप खुद ही देख के बता दो कि कौन सी बड़ी है। सबसे बड़ी हो गई मेरी कौन सी, 72, 72। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमारा सबसे छोटा होता है 8, 9, 10, 11 लगातार होता है, 8, 9, 10, 11 लगातार होता है। उसके बाद 11 के बाद 12 तक सेम होता है 12, उसके बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 तक दो और उसके बाद 36, 48 और 72। इस सीक्वेंस से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार, एक बार नहीं, इसलिए सीक्वेंस याद रखना है। 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 28 के बाद हो गया 36, 48 और 72। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जिससे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और मेरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 72 हो गया, राइट। अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में आके देख लो कि टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लो, इटालिक होता है, बोल्ड होता है और ये स्टाइल सब कुछ नहीं होता है, बोल्ड इटालिक तो होता ही है। 26 तारीख में कह रहा है कि मेमोरी डिवाइसेस को जुड़ने के लिए आमतौर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। तो बालक, ये एक फंडामेंटल से क्वेश्चन है जो आप फंडामेंटल में अभी पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम ये चीज़ पढ़ाएंगे कि भाई बस में बस क्या होता है और बस कौन कौन से बस होते हैं और कैसे बस कनेक्ट होते हैं। फिलहाल इसमें RPI टिक मारिए, इसका एक्सप्लेनेशन जब आप फंडामेंटल में पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी चैप्टर है बस, उसमें आपको बताया जाएगा। 27 में कह रहा है कि चयनित टेक्स्ट सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए, यानी जो भी हमारे चयन हो गए हैं टेक्स्ट उनको डिलीट करने के लिए, तो Ctrl+बैकस्पेस दबाते हैं, सारा का सारा डिलीट हो जाता है। बाकी इन सब चीज़ों से अलग अलग फंक्शन होते हैं। बाकी यहाँ पर एक ऐसा आता है कि कर्नेल जो है हमारा क्या है, तो ये हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत भी कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो एसेंशियल फंक्शंस को करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी होता है चीज़ों को चलाने के लिए और उसमें एसेंशियल फंक्शन हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो USB हमारा होता है ना, USB 2.0, इसकी मैक्सिमम अवकाश जो होती है ना वो 480 मेगाबिट पर सेकंड की होती है। अगर हम 40 नंबर की बात करें तो सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2017 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। तो बोथ साइड एडजस्ट ये नहीं होता है और वो ऑटोमेटिक हाइट ये होता है और उसके बाद राइट एडजस्ट, इस सब दोनों में से कोई नहीं होता है, हमारा ऑटोमेटिक हाइट होता है। इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि जब आप फॉर्मेट के अंदर में आओगे तो देखो यहाँ पर रो हाइट के अलावा क्या है, ऑटो फिट रो हाइट, यही तो पूछ रहा है वो, ऑटो फिट रो हाइट। कॉलम भी होता है, ऑटो फिट कॉलम भी होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट मूव करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो हमारा ऑटो फिट हाइट होता है इसके अंदर में, ध्यान रखिएगा। जिसमें हमारा कह रहा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्या है, फील्ड की फिजिकल स्ट्रक्चर या रिकॉर्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर या फील्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर या रिकॉर्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर। 41 नंबर क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के पूछ रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए जो हम फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं ना और उसके अंदर का बैकएंड का जो प्रोसेस होता है और उसके अंदर में जितना भी वर्क होता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है वो रिकॉर्ड के लॉजिकल स्ट्रक्चर को मैनेज करता है। अब हमारा www जो है वो ब्राउजिंग किसके लिए प्रोटोकॉल उपयोग करता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो आप प्रोटोकॉल की बात करोगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसके लिए काम करता है, HTTPS के लिए। आप जब कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं ना तो आप उसमें देखिएगा, आप लिखते नहीं है लेकिन अपने आप उसमें HTTPS अपने से ऐड हो जाता है, यानी आप जो लिख के डाटा कॉल करना चाहते हैं ना उसके लिए HTTPS काम करता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है कि बैकएंड से ये डिटेल हमें चाहिए। अब ये इतनी लंबी प्रोसेस है कि हम आपको एक डिस्कशन में नहीं बता सकते हैं, इसको पढ़ने में महीनों लगते हैं।
6 महीने लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं इसको पढ़ने के लिए। HTTPS www जो है, उसके बाद इसका कोडिंग का क्षेत्र होता है। बस आपके लिए बस इतना काफ़ी है कि प्रोटोकॉल HTTPS के लिए हमारा काम करता है। 43 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? मतलब इसमें 3 कोई होगा और चौथा नहीं होगा। तो परमानेंट स्टाइल होता है, डिक्रीज डेसिमल होता है, कॉमा भी होता है, लेकिन आप जब देखोगे ना कि डेसिमल पॉइंट स्टाइल, तो ये नहीं होता है। डेसिमल डिक्रीज इंक्रीज होता है, लेकिन ये नहीं होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखो कि मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इसकी पहचान करें। तो हम आपको इसका MS वर्ड खोल के डायरेक्ट साक्षात दिखा देते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि भाई जो मेलिंग मर्ज है उसमें 3 जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इस तीनों के बारे में अच्छे से आप पहचान करें। देखिए, जब हम स्टार्ट मेलिंग मर्ज के अंदर जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्री इधर में फील आते हैं जिसमें आप लेटर, ईमेल, इन्वेलप वगैरह वगैरह लगा सकते हो, या इसमें नई लिस्ट बनाना है तो बना सकते हो, या इसमें कोई पहले से लिस्ट बनी हुई है और उसको एग्जिस्टिंग लिस्ट को इंटर करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, या अगर आप रेसिप्ट एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब कि मेल और मर्ज हम लोग एक ही चीज को बार बार अलग अलग नाम से बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम कोई लेटर लिख रहे हैं और मेरे पास 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों को हमें ये बताना है कि आपकी क्लास ऑफ हो गई है होली की, और हम चाहते हैं कि उनके अपने नाम से उनको लेटर जाए। यानी किसी का मोहन है तो मोहन के नाम से, सुमन तो सुमन नाम से। तो हमें ना 80 लेटर बनाने पड़ेंगे, 100 लेटर बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेल और मर्ज जो ऑटोमेटिक कर देता है। और उस चीज के बारे में यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई यूज करंट डॉक्यूमेंट तो कर सकते हैं, स्टार्ट फॉर्म टेम्पलेट कर सकते हैं, स्टार्ट फॉर्म एंड इन डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट, और करंट डॉक्यूमेंट का उपयोग या टेम्पलेट से शुरू या मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू, या ये सारा कुछ इसके अंदर में अवेलेबल है। बाकी जब आप सब पढ़ेंगे ना तो ये ऑप्शन ऐसा कुछ का कुछ दिया हुआ है, गलत गलत दिया हुआ है। तो आंसर हो गया हमारा पहला। और 45 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल उपलब्ध नहीं है? आप साक्षात आप अपने से देखो, तब आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपके लिए हम यहाँ पर MS एक्सेल खोलते हैं, राइट, और यहाँ से गया MS एक्सेल खोला और यहाँ से दिखाया आपको। क्वेश्चन पर एक बार दोबारा आते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? कह रहा था कि साइकिल कौन सा वैध नहीं है, जिसमें आपका टेक्स्ट साइकिल, मल्टी डायरेक्शनल और ब्रेक साइकिल और गियर, यानी 4 है, टेक्स्ट, मल्टी डायरेक्शनल, ब्रेक और गियर। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें वैध कौन नहीं है। MS एक्सेल की बात हो रही है तो MS एक्सेल में ही देखेंगे, हम MS वर्ड में भी देख सकते थे उस चीज को। यहाँ से गया और स्मार्ट आर्ट के अंदर में साइकिल है, और साइकिल के अंदर में आपको हम जूम करके दिखाते हैं जिसका नाम है पहला गियर। अब ये गियर तो अपने पास है, अब इसका नाम है मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, ये भी अपने पास है। और एक साइकिल था बेसिक साइकिल या ब्लॉक साइकिल या नॉन डायरेक्शनल साइकिल, या आप देखोगे कंटिन्यूअस साइकिल। इसमें पूरा आप खोजोगे ना, पूरा खोजोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक साइकिल नहीं होता है। बाकी टेक्स्ट साइकिल यहाँ पर होता है। इसमें से देखो ये टेक्स्ट साइकिल हो गया, तो ब्रेक साइकिल इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो इसमें अवेलेबल नहीं होता है। अब अगर इसमें कह रहा है कि 0 0 1 1 2, अब ये ना अलग अलग लिखा हुआ, ये मेरी क्वेश्चन में टाइप में गलत है। ये 0 और 0, ये 1 और 1, ये 2 और 2 और 4, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। बीच में गैप था, वो टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है। उतना गलती उनका भी इग्नोर किया जाता है, आप भी कर लीजिएगा। हम वो कंटेंट डाल देते हैं सेम चीज जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए कि इसमें कह रहा है 0 0, तो हमने दिया 0। और अगर इसको सेलेक्ट करने के बाद अब क्वेश्चन को और जब आप पूरी पढ़ोगे तो वो बोल रहा है कि एक स्मूथ लाइन, सरल रेखा, वो भी स्कैटर चार्ट से बनाइए। तो स्कैटर चार्ट से बनाएंगे तो कह रहा है कि जो हमारा वक्र आएगा वो कैसा, किस आकार का आएगा। आप देख सकते हो, हमने एक स्कैटर नाम की चार्ट्स को ओपन करा और इसको ऐसे डन करा, और आप देख लिए एक कर्व लाइन बन के आया, और इस कर्व लाइन को बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला बन के आया, इसका हिंदी होता है एक परवलय, राइट। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपाइलर जो है वो 6 फेजेस कोडर को
मशीन कोड में बदल सकता है, क्योंकि कोड कंपाइलर कोड की एक हिस्सा होती है, वो कोडिंग में आपको पढ़ाई जाती है। कह रहा है कि इसमें से कोई ऐसा एक दीजिए जो विषम हो। तो हमारा FTP जो होता है वो नेटवर्क शेयरिंग के लिए होता है, STTP नेटवर्क से इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है, SMTP भी नेटवर्क शेयरिंग के लिए होता है। लेकिन यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा अलग हो गया, SAP अलग हो गया। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो आप खुद भी समझ रहे हो, टच स्क्रीन चलाने के लिए होता है तो ये नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं, माउस नहीं, जॉयस्टिक। यानी कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से देख के भी मार सकते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता था। तो भाई USB केबल, प्रिंटर, UPS सब इलॉजिकल चीजें है। मॉडेम एक सही उत्तर है, इसको हमने मार दिया। 51 में कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेस्ट ओवरफ्लो व्यू में अगर जा रहा हो तो इसको प्रतिबंधित किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसके अंदर में एक लंबी चौड़ी नाम लिखी और उसको हमने नाम लिखा राम कृष्णा, राइट, राम कृष्णा चौधरी। अगर हमने इतनी लंबी लाइन लिख दी और ये देखो ना मेरी ई से ना, अब हम जूम कर देते हैं, ई के औकात से बाहर चला गया। इस चीज को अगर प्रतिबंधित किया जाए, यानी इसको हम अल्ट इंटर करके ब्रेक कर दें, इसको हम चाहें तो ब्रेक करके एक ही में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से जाएंगे, अल्ट इंटर मारेंगे, वो ब्रेक होके एक ही में आ जाता है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है टेक्स्ट रैपिंग, जो कि आप यहाँ से इसका साक्षात प्रूफ दे सकते हो। ये इनएक्टिव हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी रैपिंग उसका कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये गलत है। रैपिंग उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, तो रैपिंग उसको बोलते हैं। 52 में कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा लॉजिकल ऑपरेशन है जो एक्सेल में यूज नहीं किया जाता है। तो एक्सेल में और, एंड और नॉट सारे यूज होते हैं, बट एल्स इसमें यूज नहीं होते हैं, राइट। एल्स एक ऐसा लॉजिक है जो कि जावा स्क्रिप्ट, अगर आपने कोड की भाषा का थोड़ा सा भी नॉलेज है आपको, एक जावा स्क्रिप्ट होता है जो हम लोग BCA में पढ़े हुए थे, जिसमें HTML, CSS, जावा और पढ़ाया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में एल्स का उपयोग करते हैं, मतलब कोडिंग के क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है, एक्सेल में उपयोग नहीं होता है। अब कह रहा है कि एक लोडर जो है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? एक लोडर, अब बात करें सिर्फ लोडर की, तो लोडर जो है हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑब्जेक्ट फाइल्स की लीकिंग नहीं, हेड फाइल्स की लोडिंग नहीं, सोर्स फाइल नहीं, हमारी मेमोरी कार्ड को प्रोग्राम से लीड करता है। लोडर भी एक उसी टाइप का, उसी से सवाल आ गया। अब कह रहा है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है? अब बात सिंपल सी है, डायरेक्टरी, लेटर, इन्वेलप, लेबल्स और ईमेल एड्रेस। अभी हमने आपको करके दिखाया था, यही उसका सही उत्तर होगा। क्योंकि आप देखिए ना, इसमें प्रोग्राम कर दिया है, वो नहीं आएगा। इसमें कह दिया है कि फॉर्म, जो कि नहीं होता है, और इसमें कह दिया है कि डिक्शनरी, तो ये भी नहीं होता है। हमारा लेटर्स होता है, लेकिन ये जो आप दे दिया ना कि डिक्शनरीज जो है वो ये सब नहीं होता है, उसमें बस ऊपर वाला ही एक आंसर था। तो कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी देख के मार सकते हो। 55 नंबर क्वेश्चन में आ गया कि MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान स्तंभ की चौड़ाई अगर 2 सेंटीमीटर करने के लिए कौन सा सही तरीका है? तो हम आपको वो सही तरीका ही करके दिखा देते हैं, फिर आप ऑप्शन को पढ़ लेना, सारा आपको खुद पर खुद क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आपको इस, मान लीजिए कि हम नई शीट लिए और इस सेल की वैल्यू अगर आपको चेंज करना है, कई तरीके होते हैं लेकिन उसमें यही तरीका दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि आप जिसके ऊपर में जिस कॉलम का रेंज आपको चेंज करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो और उसके अंदर में कॉलम विद में जाओ और यहाँ 2 डाल दो। आंसर ये क्या चेंज हो जाएगा? क्या ऐसा बोल रहा है कि चेंज हो जाएगा? तो बिल्कुल देखो आप, चेंज हो गया। और तो यही बात जो है वो सबसे ऊपर में वो लिखा हुआ है, आप पढ़ना अच्छे से इसको, कि कॉलम की हेडिंग, यानी कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें, जो कि हमने आपको किया, और
वांछित मान यानी जो उसमें पहले से लिखा हुआ है उस कॉलम विड्थ के विकल्प का चयन करके आप 2 सेंटीमीटर कर दो, क्या इससे चेंज हो जाएगी? तो बिल्कुल हाँ हो जाएगी। फालतू में दिया हुआ, आप मतलब ये सब गलत है, आप पढ़ के भी देख सकते हो। सेल पर माउस लेफ्ट क्लिक करें, अरे क्या लॉजिक है इसमें, राइट क्लिक करें नहीं होता है, कॉलम पर नहीं होता है जी। 56 नंबर में आ जाओ, कह रहा है कि मेल मर्ज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल डिफॉल्ट नहीं है। अब डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, देखो मेल मर्ज से क्वेश्चन इतना आ रहा है तो समझ तो आप भी गए होंगे कि मेल मर्ज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एक लेक्चर हम वीडियो के ऐप के ऊपर में ले लेंगे, मेल और मर्ज से रिलेटेड आपको करके दिखा देंगे, सारा क्वेश्चन एक ही बार बन जाएगा। एक लेक्चर होगा 20-25 मिनट का, सिर्फ और सिर्फ मेल और मर्ज से, जो कि आपको ऐप पर ही मिल सकता है, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ये, और जो ऐप में देख रहे हैं उनको ये मिल जाएगी, आपको खुद ही आपके कोर्स में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इसमें जब आप देखोगे ना आकर के, हम आपको डायरेक्ट वो खोल के दिखा देते हैं, अदरवाइज समय बहुत मर जाएगा हमारा। आप यहाँ से आ जाओ MS वर्ड के अंदर में, क्योंकि मेल और मर्ज जो होता है वो हमारा MS वर्ड के अंदर ही होता है। और आप जब इसके अंदर में आओगे, न्यू लिस्ट के अंदर में आओगे और कस्टमाइज में आओगे, तो देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अवेलेबल होता है, ईमेल एड्रेस भी अवेलेबल होता है, और जिप कोड भी अवेलेबल होता है, सिटी भी अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें पिन कोड की बात कर रहा है, और पिन कोड हमारा इसके अंदर में अवेलेबल नहीं होता है। और वो पूछ भी रहा है कि कौन सा फील्ड अवेलेबल नहीं है। 57 नंबर में कह रहा है कि MS वर्ड की शुरुआत में कौन सी ऐसी बात है जो वैध नहीं है। मतलब 3 चीज में गलत होगा और एक सही होगा, यानी कौन सी वैध है। तो ट्राई करते हैं। इसमें कह रहा है कि डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक करिए। चला याद रखना कि जब जब आप सिंगल क्लिक करोगे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेलेक्ट होगा, सिर्फ सेलेक्ट, और कुछ नहीं हो सकता है। आप दूसरी ऑप्शन में देखो, कह रहा है कि MS वर्ड के सेलेक्ट करके और डिलीट करेंगे, ऐसे तो डिलीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, यानी उससे हमारा ये कह रहा है कि आइकन का चयन करें और डिलीट बटन दबाएं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकता है। उसके बाद MS वर्ड आइकन पर राइट क्लिक करें और बैक स्पेस दबाएं, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बैक स्पेस दबाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करो, तो जी हाँ बिल्कुल MS वर्ड आपका खुल जाएगा। एकदम ये वैध विधि है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो ये हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू है IP एड्रेस, तो इसकी कौन सी क्लास होगी? तो बिल्कुल क्लास C होगी। IP एड्रेस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि क्लास कौन सी है, स्टेट कैसे देखते हैं, सारी कुछ हम लोग पढ़ेंगे कोर्स के अंदर में, आप जाके कोर्स देख सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मेल मर्ज, देखिए मेल मर्ज कितना तंग कर रहा है, समझिए बात को, इसको पढ़ना कितना जरूरी है। मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा कौन सा है? तो आप जब देखोगे तो यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, एक्सेल डेटाबेस होता है, और अदर डेटाबेस होता है, लेकिन पावर पॉइंट जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो अपना लोग ये मेल मर्ज में बिल्कुल अमान्य हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो MS एक्सेल की स्क्रीन का वो जो सीट की वैल्यू होती है वो कहाँ दिखाई देती है? तो आप समझ रहे हो, लेफ्ट यानी बॉटम, बॉटम और लेफ्ट में, तो बॉटम और लेफ्ट यानी B आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हो MS एक्सेल के अंदर कि अगर किसी को देखना है तो बॉटम और लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये हमारी आज की शीट बिल्कुल कंप्लीट हुई, कवर हुई, हमने पूरी शीट कवर कर ली। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही शीट को मारेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लेवल्स क्या हो रही है। हम वीक में एक टेस्ट तो आपको आराम से दे देंगे, और वो टेस्ट मंडे को मंडे रिलीज हो जाएगी आपकी यूट्यूब के ऊपर। और ऐप वाले लोग, आपको हर सप्ताह एक टेस्ट लगाना है, फुल टेस्ट, और डेली टेस्ट तो रोज मारते रहना है, उसका डिस्कशन सब देखते रहना है। अच्छे से तैयारी करिए, इस बार हम भी चाह रहे हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए, उसके लिए हमको जो करना होगा हम कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।